नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आजकल अक्सर ये चर्चा लोगों में हो रही है कि मोदी जी भटक गए हैं या पहले भटक गए थे। और उसके कहने का कारण यह है कि अब जो मोदी जी की जो भाषा है, शैली है, भाव भंगिमा है, एकदम से बदल गई है। अभी पहले चरण के मतदान के ठीक बाद ऐसा हुआ। तो उन्होंने कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसमें से तुष्टिकरण संबंधी बहुत सारी चीजें, मुस्लिम तुष्टिकरण संबंधी चीजें निकालकर कहा कि कांग्रेस दलितों पिछड़ों का आरक्षण काट कर मुसलमानों को देना चाहती है। सब लोग अवाक रहे। और अवाक इसलिए रह गए कि पिछले काफी समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वयं भाजपा और मोदी भी मुसलमानों को रिझाने में लगे हुए थे। उन्होंने कई सम्मेलन किए। वहावी सम्मेलन में तो खुद मोदी जी गए। सूफी सम्मेलन आयोजित किया अजीत डोभाल के माध्यम से। और पसमानदा सम्मेलन आयोजित किए गए। और आप सभी को मालूम होगा कि आरएसएस में मुस्लिम विचार मंच भी है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। उसके माध्यम से भी पैठ बनाने की कोशिश की गई। और ये बिल्कुल सही बात है कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए जितना किया उतना स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। चाहे वो तुष्टिकरण की शुरुआत करने वाले जवाहरलाल नेहरू ही क्यों ना हो, और सारी हदें पार करने वाले बांग्लादेश युद्ध करने वाली इंदिरा गांधी ही क्यों ना हो, राजीव गांधी हो, मनमोहन सिंह हो। जितना पैसा, जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, मोदी जी ने कहा था कि एक हाथ में उनके लैपटॉप और एक में कुरान होना चाहिए, और बहुत पैसा दिया। अब उसका हिसाब किताब करने का वक्त नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तेलंगाना की एक सभा में कहा भी था, उसको कोट करते हुए मोदी जी ने कहा कि वो कह रहे हैं कि वो देश का एक्सरे करवाएंगे, जातिगत जनगणना ही नहीं बल्कि आर्थिक सर्वे कराएंगे, और इसके माध्यम से ये पता लगाएंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है, और फिर वह क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। यानी जब उनको मालूम पड़ जाएगा कि किसी के पास इतनी संपत्ति है, तो स्वाभाविक है जो कांग्रेस करती रही है वो गरीबों में बांट देंगे या मुसलमानों में बांट देंगे। तो इसी बीच में सैम पित्रोदा का बयान आ गया। और आप जानते होंगे सैम पित्रोदा कौन है। सैम पित्रोदा राजीव गांधी के दोस्त थे, उनके राजनीतिक सलाहकार थे। और आईटी की बहुत सारी जो चीजें राजीव गांधी के समय आई, उनमें उनके पीछे सैम पित्रोदा का हाथ बताया जाता है। और वो राहुल गांधी के भी फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड हैं। उनकी जितनी भी ओवरसीज यात्राएं होती हैं उनमें सैम पित्रोदा कहीं ना कहीं रहते हैं। तो स्वाभाविक है जब सैम पित्रोदा उनके लिए इतना काम करते हैं, तो सैम पित्रोदा की स्थिति कांग्रेस में ऐसी है जो बिल्कुल अनचैलेंज्ड है। और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ पक रहा होगा। जब मोदी जी ने सारी कड़ियां जोड़ी और उन्होंने कहा कि वो माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीनने जा रही है, लोगों की संपत्तियां छीनकर मुसलमानों में, रोहिंग्याओं में, घुसपैठियों में बांट देगी, तो बिल्कुल देश में खलबली मच गई। और कांग्रेस तो सब पका गई, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो मोदी भक्त कहलाने वाले लोग हैं, उनको शायद अरसे से इस तरह के मोदी की तलाश थी, बहुत खुश हो गए। सोशल मीडिया में बहुत वाहवाही होने लगी। और ये फैक्ट है कि जो मोदी भक्त हैं, जो मोदी समर्थक हैं, वो पिछले 5 साल से तो कम से कम इंतजार कर रहे थे कि मोदी भटक गए हैं, भटक गए हैं, भटक गए हैं, और अब उनको लगता है कि मोदी शायद वापस आ गए हैं। और उन्हें शायद ऐसा ही मोदी चाहिए था। इसलिए भक्त तो बिल्कुल गदगद हो गए हैं। लेकिन इस गदगद होने के बाद भी जो दूसरे चरण का मतदान हुआ उसमें वोट प्रतिशत बढ़ा नहीं। यानी जो उत्साह होना चाहिए था 400 के पार वाला, वो उत्साह कहीं दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए मुझे लगता है कि जो भक्त वाकई अगर खुश हैं मोदी के वापस आने से, तो उनको ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए, लोगों को घर से निकालना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका बेसिकली काम ही यही रहता है लोगों को घरों से निकाल के बूथ तक ले जाना और उनके वोट डलवाना, वो भी काफी सुस्त पड़ा हुआ है। तो उनको भी एक्टिवेट होना चाहिए। कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो भूला नहीं कहा था। मोदी जी तो दोपहर को भूले और शाम ढलने के पहले ही वापस आ गए। तो इसलिए ऐसे में
उनसे नाराजगी नहीं करनी चाहिए और उनको इतना संबल देना चाहिए कि आगे वो ना भटके। अब हम बात करते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है, इसमें कितनी सच्चाई है? तो ज्यादातर लोग जानते होंगे और एक खास वर्ग है उसमें, एक दिलीप मंडल है। वो दलित चेतना जागृत करने वाले व्यक्ति हैं, कई पत्र पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं, प्रोफेसर हैं और यूट्यूब पर सक्रिय हैं, ट्विटर पर सक्रिय हैं और उनके बहुत सारे वीडियो, उनके आर्टिकल आते रहते हैं। और अब आपको जान के ताज्जुब होगा लेकिन खुशी भी होगी कि उन्होंने भी इन चीजों को पहचान लिया है और वो एक एक करके जो डीप एनालिसिस करते हैं लोगों के सामने रख रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब दिलीप मंडल जैसा व्यक्ति जो घोर मोदी विरोधी है, उन्होंने अगर कांग्रेस पर आरोप लगाने शुरू किए हैं तो निश्चित रूप से इसमें सच्चाई होगी। लेकिन हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं कि कब क्या कांग्रेस ने किया है। पहले तो ये कि नेहरू जी ने 1953 में संपदा कर लगाया था और उसकी जो हाईएस्ट दर है वो 85% तक थी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी संतानों में अगर वो पैसा भेजा जाता है तो 15% बचेगा। ये 15 इसे राजीव गांधी ने 1985 में, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे, खत्म किया। उसका श्रेय लोग वित्त मंत्री वीपी सिंह को देते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की बहुत सारी परिसंपत्तियां मिलनी थी, उन्होंने अपने टैक्स बचाने के लिए ये सब किया। शायद ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक और तथ्य जानने की जरूरत है कि इस संपदा कर से कोई बहुत फायदा नहीं हुआ भारत को, क्योंकि उस समय डिजिटाइजेशन नहीं था, किसकी प्रॉपर्टी कहाँ जा रही है, सारे रिकॉर्ड फ्रेगमेंटेड थे, आइसोलेशन में थे। इसलिए टैक्स की वसूली बहुत ज्यादा नहीं हो पाई और जो हमारा सरकारी तंत्र है, आयकर का, विभिन्न टैक्स कलेक्शन का, चुंगी से लेके आयकर तक, संपत्ति कर तक, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ था। तो आप पैसे दीजिए, कुछ भी करा लीजिए, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जो आपको जान लेनी चाहिए कि जो पिछड़ों का आरक्षण काट के कांग्रेस क्या सचमुच मुसलमानों को दे रही? तो इसमें तो बिल्कुल सच्चाई है और ये सच्चाई लोगों को ऐसे समझनी चाहिए। एक तो ये है कि जो मुसलमानों के लिए आरक्षण दिया जाए उसमें कोटा फिक्स कर दिया जाए, जैसा कि आंध्र प्रदेश में किया गया और 4 बार किया गया। जो उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने, विजय भास्कर रेड्डी, 1994 में उन्होंने बिना कोई कोटा निर्धारित किए हुए मुसलमानों की बहुत सारी जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया। तो आप देखिए ये कितना चालाकी भरा काम है कि आपने कोटा निर्धारित नहीं किया। अगर कोटा निर्धारित करेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कोटा निर्धारित किया है कि 50% से अधिक नहीं जाना चाहिए, उसमें फंसेगा। क्योंकि आप ओबीसी का कोटा अगर काटेंगे तो बवाल होगा, एससी एसटी का काटेंगे तो भी बवाल होगा। तो उन्होंने क्या किया, ये बहुत ही मुफीद तरीका, बहुत ही आसान तरीका है कि मुसलमानों की जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया। तो अब क्या हुआ कि उस ओबीसी में साझीदार बढ़ गए और इससे ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो अपने आप कम हो गया। तो विजय भास्कर रेड्डी ने जब ये किया, उसके बाद में 2004 में जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे वाईएस राजशेखर रेड्डी, उन्होंने 5% का आरक्षण दिया। तो जब 5% का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया, जो कोटा बढ़ के 51% हो गया, हाईकोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया, तो भी वो नहीं माने। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि 2005 में विधानसभा में एक एक्ट पास करा दिया और उस कोटे को कम करके 4% कर दिया, जो 5% था मुसलमानों के लिए। तो अब वो 50% की सीमा में आ गया। इसके बाद में लोग फिर गए हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने कैंसिल किया, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया। और इसके बाद उनके कदम रुके और इसके बाद टीआरएस की सरकार आ गई 2012-13 में, और 2014 में मोदी की सरकार आ गई केंद्र में। तो जो टीआरएस के मुख्यमंत्री केसीआर, उन्होंने 12% कोटा मुसलमानों को बढ़ाते हुए केंद्र सरकार से सिफारिश की कि इसकी अनुमति दे दें और जो आरक्षण की अपर सीमा है 50%, इसको बढ़ा दें। तो स्वाभाविक है भाजपा को तो ये अप्रूवल नहीं देना था, भाजपा ने अप्रूवल नहीं दिया।
और इसलिए ये लटका रहा। अब आप देखिए कि 2004 के घोषणा पत्र में जो कांग्रेस ने लिखा, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। कर्नाटक और केरल में मुसलमानों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में इस आधार पर आरक्षण दिया है कि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भी मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में इस तरह की सुविधा प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। ये उनके घोषणा पत्र में लिखा है। 2009 में इसी को अक्षरशः दोहरा दिया गया। 2014 के घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने लिखा, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि अगर मुस्लिम वोट उनके साथ बने रहे तो भाजपा की सरकार शायद कभी नहीं आ पाएगी। तो उसमें फिर उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के मामले में कई कदम उठाए हैं। सरकार न्यायालय में लंबित इस मामले की प्रभावी ढंग से पैरवी करेगी और सुनिश्चित करेगी कि उचित कानून बनाकर इस नीति को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए। तो आप समझिए कि इससे तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये काम दशकों से हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि आज हो गया और लोग परेशान हो, दशकों से हो रहा है। अब आप देखिए, एक इंसिडेंट और है। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार ने 4% का रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दिया। भाजपा की सरकार आई, उन्होंने 4% रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। उन्होंने इस 4% रिजर्वेशन को लिंगायत और वोकलिंगा समुदाय को दे दिया, और इस पर यह मामला हाई कोर्ट होते हुए, हाई कोर्ट ने तो इस पर ध्यान नहीं दिया और इसे वैलिड ठहराया। लेकिन कांग्रेस और अन्य लोग जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो जो कांग्रेस का पहले का आरक्षण था वो फिर लागू हो गया, और इस तरीके से कर्नाटका में भी 4% का आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है। ये तो रिजर्वेशन की बात है। दूसरी इससे जुड़ी हुई चीज है जो जातिगत जनगणना के लिए बहुत इतना लंबी चौड़ी बात की जाती है। बिहार में जो जातिगत जनगणना की सर्वे किया गया, जो भी आप उसको समझ लें, आप अगर उसकी एनालिसिस करें तो उसमें देखेंगे कि मुसलमानों की सारी जनसंख्या ओबीसी में डाल दी गई। तो आप सोचिए, जो पिछड़ों के मसीहा हैं आरजेडी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, ये जब मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर रहे हैं तो ओबीसी का कोटा तो अपने आप, साझेदार बढ़ गए, जातियां बढ़ गई, उसका बेस बढ़ गया, स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। और इसका सबसे अधिक फायदा मुसलमानों को होगा। ओबीसी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बौद्धिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, गाँव में हैं, अभी भी जिनको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको इसका फायदा हो नहीं पाए। तो ये कांग्रेस की चाल है। इसके अलावा एक चीज और आप समझिए, जो टैक्स रिलेटेड चीज है। जिस समय कांग्रेस में और बंटवारा हुआ, यानी मुरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच डिफरेंसेस हुए, तो उसके पहले की सरकार में मुरारजी देसाई वित्त मंत्री थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। जब बंटवारा हो गया तो वित्त मंत्री की कुर्सी खाली हुई, जिसे इंदिरा गांधी ने अपने पास रख लिया, और उन्होंने इनकम टैक्स को 97.25% कर दिया। 97.25%, यानी अगर आप 100 रुपए कमाएंगे, जो टैक्सेबल इनकम अगर 100 रुपए है, उसमें से आपको 2 रुपए 25 पैसे बचेंगे। 97.75 लग कर दिया था, तो 2.25 रुपए आपको बचेंगे 100 रुपए में से, ये कर दिया। जब पत्रकार वार्ता में इंदिरा गांधी से पूछा गया कि भाई आपने टैक्स इतना बढ़ा दिया है, कारपोरेट क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल हैं, जो हाई नेटवर्थ के इंडिविजुअल्स हैं, उनको बहुत परेशानी होगी, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। तो उनके वित्त सचिव ने जवाब दिया, अरे भाई अभी 97.75% तो लगा है, 2.25% तो बच रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि टैक्स के मामले में कितना खराब ट्रैक रिकॉर्ड है। और जो राहुल गांधी हैं, उनके नए नए गुरु हैं सीताराम येचुरी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के मार्क्सिस्ट नेता। तो स्वाभाविक है, जो गुरु मंत्र वो देते हैं वो राहुल गांधी अपनी सभाओं में बताते हैं। उनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत क्रांतिकारी चीजें हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आजमाया नहीं, इससे बहुत सारे देश बर्बाद हो गए, इसमें सभी को आपको मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है मोदी भक्तों के लिए, आप इंडिया सैनिक की तरह मोदी को अकेला मत छोड़िए। अगर
रियली आप चाहते हैं, खुश हैं मोदी भक्त कि हाँ, बहुत अच्छा है, दोपहर का भूला, शाम ढलने के पहले घर आ गया, तो फिर आप सपोर्ट करिए, वोट देने जाइए। इंश्योर करिए कि आपका बट वोट तो पड़े और दूसरे लोगों को उत्साहित करिए, अपने घर के सभी मेंबर्स को ले जाइए और उससे पहले अपना वोट चेक करिए, क्योंकि जैसी धांधली तमिलनाडु में हुई, एक एक बूथ पे हजारों की संख्या में वोटर गायब थे। अपना वोट चेक कर लीजिए, और अगर वोट नहीं है तो पहले से व्यवस्था बनी हुई है, उसमें वोट के लिए व्यवस्था बनाइए। क्यों, और आप सोच समझ कर वोट दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी को वोट दीजिए, किसको वोट दीजिए, देश को वोट दीजिए। सोचिए इस समय देश के लिए कौन काम करेगा, क्योंकि देश बचेगा तभी आप बचेंगे और आपकी सनातन संस्कृति बचेगी। देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस समय आप महंगाई भूल जाइए, इस समय आप बेरोजगारी भूल जाइए, सारे मुद्दे गौण हो गए। और बेरोजगारी और महंगाई ऐसे नहीं हुई, इतने घुसपैठिए हैं, 5-7 करोड़ घुसपैठिए हैं, जो 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय घुसपैठिए 1 करोड़ आए थे शरणार्थी, उनकी संख्या बढ़ के 6 करोड़ हो गई। डेली आते जा रहे हैं, तो बेरोजगारी तो होगी, गरीबी तो होगी। और फिर आपका पैसा लेके अगर उनको बांटा जाएगा, तो ये किस तरह की बात होगी। इसलिए सोचिए समझिए, अपना वोट अवश्य करिए। नमस्कार।